नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम यलगार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने चैनल पे अरिहंत की जो कैप्सूल आई है उसके माध्यम से भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। तो उसी एक श्रृंखला में आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो भारत की जलवायु वगैरह है उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर क्या क्या पढ़ लिया है, मतलब इस किताब में। तो भारत के भूगोल के बारे में जो सामान्य परिचय होता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भारत की भूगर्भिक संरचना ये कंप्लीट हो गया है। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसका 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये लेक्चर चौथा होगा, ठीक है। शायद ये 4th लेक्चर है। तो आप लोग को यहाँ पर आज देखने को मिलेगा भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि एवं पशुपालन। तो इन 4 अध्याय को हम लोग पढ़ना आज शुरू करेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग भारत की जो जलवायु है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, सभी लोगों को पता है। मानसूनी जलवायु इसका मतलब ये होता है कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है वहाँ पर जो चलने वाली हवा है वो ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए इसको मानसूनी जलवायु बोल दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मानसून की जो प्रकृति है, मानसून की जो प्रकृति वो किसने प्रतिपादित की थी। तो देखिए मानसून की प्रकृति में सबसे पहले आपका तापीय संकल्पना आ जाएगी, ठीक है। और तापीय संकल्पना में अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसके प्रतिपादक कौन है तापीय संकल्पना के, तो ये आपका एडमंड हैले हो जाएंगे। और 1686 ईस्वी में इन्होंने ये जो तापीय संकल्पना है इसकी थियरी दी थी, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है तापीय संकल्पना की, देखिए स्थल तथा जल इन दोनों के असमान संगठन से तापीय संकल्पना की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे असमान संगठन जो है ये आपका शीतकालीन मानसून बनता है यहाँ से, और जो ग्रीष्मकालीन मानसून बनता है ये दोनों देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यही असमान संगठन है, इसी से आपका तापीय संकल्पना की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगी चीजें। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं गतिकीय संकल्पना, ठीक है। इसके प्रतिपादक फ्लोन है, जिसको फ्लान भी बोला जाता है। तो फ्लान है, ठीक है। गतिकीय संकल्पना के भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों का जो अभिसरण होता है वो इन्होंने ही बताया था, ठीक है। अभिसरण मतलब दोनों जहाँ पे एक क्षेत्र में आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य रेखा के पास जो व्यापारिक मतलब लीजिए कि यहाँ समझिए जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं पृथ्वी पर वो भूमध्य रेखा के पास जाकर के अभिसरित हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्लोन ने किया था, ठीक है। और ये गतिकीय संकल्पना कहलाती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जेट प्रवाह के बारे में, ठीक है। क्षोभ मंडल में प्रवाहित, ठीक, क्षोभ मंडल में प्रवाहित तीव्र गति से पवन के प्रवाह और पेटी की जो चौड़ाई होती है 150 किलोमीटर। देखिए जो जेट प्रवाह है वो क्षोभ मंडल में चलती है, पहली बात, ठीक है। ठीक है, क्षोभ मंडल में चलती है, फिर तीव्र गति से ये इसका प्रवाह होता है, यानी कि ये तेज गति से चलती है, ठीक। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये कि ये पेटी की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, जो जेट प्रवाह होती है उसकी। अब इसकी जो सामान्य गति होती है 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलती हैं और क्षोभ मंडल में चलती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोर में इसकी जो गति होती है, मिड में इसकी जो गति होती है 320 से 480 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो सकती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, मतलब 350 से 450 के मध्य ये अपने कोर में इसकी गति रहती है, ठीक है। इस पेटी की जो चौड़ाई 150 किलोमीटर बताई गई है, इस संक्रमण पेटी में अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। जो संक्रमण पेटी होती है मध्य वाली 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी होती है, जिसमें हवाएं जो है 350 से 450 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। फिर उसके आसपास की जो हवाएं हैं लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती हैं। इसकी टोटल चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब थोड़ा सा यहाँ पे एल नीनो के बारे में बताया गया है, जितना बताया गया है केवल उतना ही समझेंगे और इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए एल नीनो जो है
जलवायु पैटर्न है एक प्रकार का जलवायु पैटर्न है, इसको ध्यान रखिएगा। पेरू के तट पर, जो पेरू देश है उसी के तट पर इसकी उत्पत्ति होती है एल नीनो की, और लगभग लगभग 5 या 10 वर्षों में एक बार इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कैसे होती है? यहाँ पर पूर्वी जो प्रशांत महासागर है वहीं पर होती है। अब पेरू का जो तट है पूर्वी और जो प्रशांत महासागर है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है और पेरू देश यहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर का ये पूर्वी भाग हो जाएगा और पेरू जो है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो यही इसमें बताया गया है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर इसकी उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और जो गर्म महासागरी धारा होती है, इसका ये मतलब कि जो पेरू का तट है वहाँ पर गर्म महासागरी धाराएं आ जाती हैं, और इसका प्रवाह जो है भारत में कैसे पड़ता है। देखिए, जब एल नीनो आता है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भारत में। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों नकारात्मक पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर भारत में वर्षा की कमी हो जाती है, ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वर्षा की कमी भारत में हो जाती है। सूखा और मौसम की जो चरम अवस्थाएं हैं वो भारत में देखने को मिलती हैं जब एल नीनो आता है तो, ठीक है। एक आपका देखा जाए तो जलवायु पैटर्न है, पेरू के तट पर इसकी उत्पत्ति होती है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में 5 या 10 सालों में एक बार होती है, गर्म महासागरीय धाराएं आ जाती हैं और भारत में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है भारत में, ठीक है। उम्मीद है इतना चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इससे ज़्यादा आप लोगों को समझना नहीं है, ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें पूछेगा, अगर पूछेगा तो। अगर पूछेगा भी तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो पेरू के तट पर होती है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, ठीक है। चलिए, अब उसी का ठीक उल्टा लालीना होता है। जब एल नीनो आता है उसके बाद लालीना जरूर आएगा। अब यहाँ पर लालीना का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक जलवायु पैटर्न है, ठीक है, एक जलवायु पैटर्न ये भी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर वहीं सी, ठीक है, और ठंडी जो आपकी धारा है उसकी उत्पत्ति होती है। भारत में इसका प्रभाव अगर देखा जाए तो सकारात्मक पड़ता है और बारिश अच्छी हो जाती है, कृषि पर भी इसका लाभकारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वही सेम जैसे कि आपका एल नीनो था उसी का ठीक उल्टा। कहने का मतलब एल नीनो जब आता है तो मौसम बिगड़ जाता है, बारिश वारिश कम हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, और लालीना आता है तो वही सेम चीज़, बारिश अच्छी हो जाती है, सूखा नहीं पड़ता है और कृषि के लिए लाभकारी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे गर्म यहाँ पर महासागरीय धाराएं होती थी तो अब ठंडी हो जाएंगी, ठीक, उसी का सेम उल्टा, ठीक है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश है उनको कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक मैप के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक मैप लगाया ये छोटा सा, थोड़ा सा हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, जलवायु के प्रकार और क्षेत्र, फिर उसके बाद हम लोग मैप के अनुसार पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, जलवायु के प्रकार में अगर हम लोग देखें तो लघु शुष्क ऋतु वाला जो मानसूनी प्रकार है AMW, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को एक AMW दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, AM प्रकार की जो जलवायु है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जलवायु भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाएगी, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाएगी। तो यहाँ पर त्रिपुरा मिजोरम दे रखा है। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, कर्नाटक का, केरल, गोवा, ठीक है, और तमिलनाडु का थोड़ा सा क्षेत्र आता है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। AMW प्रकार की जो जलवायु है वो यहीं पर पाई जाती है। थोड़ा सा हम लोग मैप को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें दिख जाए साफ, ठीक है। अब AM प्रकार की जो जलवायु है यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है, ये यही AMW प्रकार की जलवायु है, भारत के लगभग निचले वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो इस कलर में आप लोगों को देख रहे हैं ये AM प्रकार की जलवायु है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा मैप को छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु जो कि AW है, ठीक है। सवाना प्रकार की जो जलवायु है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कर्क वृत्त के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर AW देख रहे हैं, यही है, ठीक है। अब AW प्रकार की जो वनस्पति जलवायु है वो किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैप, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक। ये देख रहे हैं आप लोग AW प्रकार की जो जलवायु है, इस कलर में दिख रही है आपको, ये आपका AW प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये मैप हो सके तो टेलीग्राम पर हम लोग शेयर कर दें, ठीक है।
चलिए, तो ये AW हो गया। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और अगली जो आपकी जलवायु दी गई है वो कौन सी है। देखिए, अगली जो जलवायु है ये आपका अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु BSHW। BSHW प्रकार की जो जलवायु है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के कुछ भागों, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो छाया वृष्टि वाला क्षेत्र है, वर्षा वृष्टि का छाया क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो थोड़ा सा मैप के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैप देख लीजिए आप लोग, जो आपका जलवायु बताई जा रही है वो ये जलवायु BSHW प्रकार की जलवायु, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको बदल लेते हैं ताकि ये समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए BSHW प्रकार की जो जलवायु है ये यहाँ पर पाई जाती है। BWHW जो जलवायु है ये आपका राजस्थान के एकदम सबसे आखिरी वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, BWHW यहाँ पर। और जो यहाँ पर बताई जा रही थी कि जो कि छाया वृष्टि वाला क्षेत्र है थोड़ा सा, तो ये आपका यहाँ पर पाई जा रही है, लगभग कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये भी अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट के छाया क्षेत्र वाले में पड़ता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैप को छोटा कर लेते हैं यहाँ पर ताकि ये आपको साफ यहाँ से दिखता रहे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो गर्म मरुस्थल होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा राजस्थान के सबसे पश्चिमी वाला भाग वो यहीं पर प्रकार पाया जाएगा, जो कोपेनहेगन ने बताया था, गर्म जलवायु गर्म मरुस्थल। तो राजस्थान के कुछ अति पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा के दक्षिणी वाले भागों में BW, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए BWHW, ठीक है। ये इस प्रकार की जो जलवायु है ये यहाँ पर पाई जाएगी। और शुष्क ऋतु वाला जो मानसून प्रकार है CWG, शुष्क ऋतु वाला, ये गंगा वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग मैप में देख लेंगे। अब यहाँ पर जो आगे बताया गया है, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु DFC, ये आपका किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो लगभग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लीजिए ध्रुवीय या पर्वतीय जो जलवायु है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। टुंड्रा तुल्य जो क्षेत्र है, टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है ये पहाड़ी वाले इलाका में पाई जाएगी, जो कि हिमालय वाले क्षेत्रों में, तो उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में ये पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैप देख लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। चलिए मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई गई हैं, पर्वतीय प्रकार की वनस्पति जो जलवायु है इसको E से डिनोट करते हैं। और ये किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाएगी, ठीक है। CWG अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर वर्षा लगभग अधिक होती है, मैदान भी है, तो नदियाँ के द्वारा ये मैदान निर्मित है। तो CWG प्रकार की जो जलवायु है यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। DFC प्रकार की जो जलवायु है ये आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा भूटान उटान लेते हुए असम तक ये पाई जाएगी, ठीक है। DFC प्रकार की जो जलवायु है। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख ही लिया था, BSHW प्रकार की जो जलवायु है ये राजस्थान के पश्चिमी वाले क्षेत्रों में, थोड़ा सा गुजरात वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। बाकी AW प्रकार का हम लोगों ने देख ली था और BSHW प्रकार का देख लिया है। AS ये थोड़ा सा रह गया था, इसको थोड़ा देख लीजिए। जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल वाला तट यहाँ पर लिख लीजिए, कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो AS प्रकार की पाई जाएगी, ठीक। चलिए तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं भारतीय मानसून के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो अरबी शब्द से होती है, जिसका मतलब होता है मौसम, ठीक है। ध्यान रखिए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण इसको बोला जाता है। मानसून की जो शुरुआत है भारत में, अगर हम लोग देखा जाए कि मानसून की शुरुआत कैसी होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में मानसून का शुरुआत होता है। ये टाइम कब से कब है, तो ये जो समय है इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो जून से सितंबर तक मानसून भारत में रहता है, ठीक है। जून से सितंबर तक, तो ये 4 महीने तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने तक जो है कि भारत में जलवायु मानसून रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। प्रथम आगमन कब होता है,
कहाँ पर होता है, तो केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले ये जो मानसूनी पवनें हैं यहीं से टकराती हैं और बारिश करना यहीं से प्रारंभ कर देती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी है और समय भी है, मतलब ये राज्य भी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये दो शाखाओं में जो भारत का मानसून है, इनको दो शाखाओं में बांट सकते हैं। एक शाखा आप लोगों को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा देखने को मिलेगी, दूसरी अरब सागर की शाखा। तो सबसे पहले हम लोग अरब सागर की जो शाखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अरब सागर की शाखा भारत में टकराती है तो पश्चिमी घाट से टकराएगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा बरसात वहीं पर हो जाती है। केरल राज्य के केरल राज्य में यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है, केरल राज्य में प्रथम वर्षा तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। इसकी 3 शाखाएं होती हैं जो अरब सागर की होती है। पहली पश्चिमी घाट की एक शाखा होती है, दूसरी नर्मदा नदी व ताप्ती नदी की एक शाखा होती है, तीसरी अरावली के समानांतर बहते हुए दिल्ली के ऊपर से ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि बारिश बहुत कम करवाती है, न के बराबर, तीसरी वाली जो शाखा है। ठीक है, तो ये आपकी अरब सागर की शाखा थी। सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराएगी, केरल में सबसे अधिक बरसात भी कर देती है, ये आगे बढ़ती है तो 250 सेंटीमीटर से अधिक बरसात तटीय मैदानों में कर देती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी 3 शाखाएं होती है। इसमें पश्चिमी घाट की एक शाखा होती है जो उनसे टकराती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो खाली जगह है उससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा ये देखा जाए तो क्षेत्रीय भागों में बारिश करती है। अरावली की जो शाखा है वो तो बिना बारिश किए ही आगे चली जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवाह उत्तर दिशा में होता है। पश्चिम बंगाल में थोड़ी बारिश करती है, म्यांमार में और बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है मेघालय में, वहां पर ये बहुत अधिक बरसात करती है। ठीक है, मानसीन राम आप लोग नाम सुने होंगे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मानसीन राम हो गया। ठीक है, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ पर बरसात करती है। और आगे थोड़ा सा हम लोग देखें नोट में तो देखिए दोनों शाखाओं का पंजाब के मैदान में मिलन हो जाता है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है और अरब सागर की जो शाखा है, इसका जो मिलन बिंदु है लगभग पंजाब वाले क्षेत्रों में ये मिलता है और यहीं पर बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं मानसून पूर्व जो वर्षा या फिर चक्रवात के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक, जैसे जो बारिश होती है मानसून वाली या फिर मानसून जब आता है तो उसको कैसे बोला जाता है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, तो देखिए नॉर्वेस्टर कहाँ पर बोला जाता है। नॉर्वेस्टर या नॉर्वेस्टर जो बारिश है मतलब हवा एक तरीके से मानसून है, इसको बोडो चिल्ला या फिर काल बैसाखी बोला जाता है। अब बोडो चिल्ला कहाँ बोला जाता है और काल बैसाखी कहाँ बोला जाता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बोडोई चिल्ला जो है असम में स्थानीय नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, काल बैसाखी भी इसका नाम है और इसको पूर्वी भारत में बोला जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में ये काल बैसाखी आती है। ठीक है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। ठीक, पूर्वी भारत में ये सारी चीज़ें हैं। और इससे जो काल बैसाखी है इससे लाभ अगर देखा जाए तो जो चाय की खेती है और जूट की जो खेती की जाती है उसके लिए बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, बारिश काफ़ी अच्छी हो जाती है तो इससे इन लोगों को लाभ हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपको नॉर्वेस्टर। आगे देख लेते हैं चेरी ब्लॉसम, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। देखिए चेरी ब्लॉसम जो है केरल और कर्नाटक में कॉफ़ी फूल खिलने में ये सहायक होती हैं, तो इसको आम भाषा में वहाँ पर चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। ठीक है, या फिर आम्रवर्षा भी इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आम्रवर्षा आ ही गया। ठीक, मैंगो सावर देखिए ये केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसको आम पकने में ये सहायक होता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, जैसे ही आप अगर देखेंगे तो आम का सीजन यहाँ पर हम लोगों के यहाँ शुरुआत होता है तो आम खाने को मिलते हैं, तो वो जो आम सबसे पहले मिल जाते हैं वो केरल और तमिलनाडु के ही आम होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आम्र वर्षा पहले होती है तो आम पकने लग जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए मानसून विच्छेद और मानसून निर्वर्तन, ये दो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग को यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। वर्षा काल में जो मानसून विच्छेद है, यहाँ पर देख रहे हैं वर्षा काल में मानसून कुछ दिनों के बाद न होता है। ठीक है, मतलब बीच में ब्रेक हो जाता है। इसको आप लोग इस तरीके से समझिए। इसका कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो संख्या होती है ना इसमें कमी आ जाती है। देखिए उष्णकटिबंधीय अगर चक्रवात अच्छी खासी मात्रा में अगर रहेगा तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद वही चक्रवात
अगर कभी कभी खाली जगह मिल जाती है तो चक्रवात नहीं आता, तो यानी कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें दूसरा कारण क्या है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है ITCZ, जो गंगा के मैदान पर उस समय बनता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से मानिए कि जो भी जलवायु मतलब कि जो भी मानसून आता है ना, वो यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक बारिश कर देता है। ठीक है, ITCZ एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर निम्न वायु अभिसरण क्षेत्र ये होता है, इसको आप लोग इस भाषा में समझिए कि यहाँ पर जो भी हवाएं आती हैं मानसूनी ना, वो यहाँ पर बारिश कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र इसका बनता है। और इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वर्षा काल के कुछ दिनों में जो वर्षा नहीं होती, उसका यही दोनों कारण था। ठीक है, ये एक तो मिल गया आपको। अब आगे देख लेते हैं जो भारत की ऋतुएं हैं उनके बारे में। एक ये मानसूनी विच्छेद हो गया, और मानसून निर्वर्तन के बारे में अगर हम लोग देखें, मानसून निर्वर्तन का मतलब ये होता है कि मानसून लौट करके वापस जा रहा है। ठीक है, मानसून लौट कर वापस अगर जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मानसून का लौटना। उत्तर पूर्वी मानसून, और अक्टूबर में मानसून उत्तरी मैदान से वापस जाने लगता है। अक्टूबर नवंबर के माह में ये चला जाता है पूरी तरीके से, और तमिलनाडु के कोरोमंडल में जाते जाते ये बारिश भी करता है। ठीक है, तो इसको भी लौटती मानसून की बारिश बोला जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर बारिश होती है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। थोड़ा बहुत जो इसमें नमी नहीं होती है, तो ये जो हवाएं होती हैं, अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से बहते हुए जब तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ये टकराती हैं तो थोड़ी बहुत बरसात कर देती हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर ठंडियों में भी वर्षा होती है। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग भारत की जो ऋतुएं होती हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए वार्षिक जलवायु अवस्था के आधार पर ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून का जो समय होता है, ये जो ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं उसी में। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे शीत ऋतु और अन्य ऋतुओं के बारे में दिया है, लेकिन जो उत्तरी पूर्वी मानसून का जो समय होता है वो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों होता है। तो शीत ऋतु के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अब हम लोग शीत ऋतु के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें शीत ऋतु के बारे में, तो देखिए इसका प्रारंभ मध्य दिसंबर में होता है और समाप्ति मार्च में हो जाती है। पवन संचलन के बारे में अगर देखें तो स्थल से समुद्र की ओर इसमें हवाएं चलती हैं, जमीन से समुद्र की ओर इसमें हवाएं चलती हैं। रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठंडी का मौसम है तो सूरज अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तो रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटा होता है। ठीक, और यहाँ पर मावट होने वाली जो वर्षा है इसको मावट कहते हैं। ठंडियों के दिन में जो वर्षा होती है इसको मावट बोला जाता है। और अगर हम लोग देखें तो हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्रों में इसका नाम ये लोकल भाषा में दिया जाता है। थोड़ा सा अभी जो बारिश हो रही है वही वाली लगभग। ठीक है, लेकिन ये चक्रवाती बारिश है। अभी देखा जाए तो यहाँ से ठंडी की शुरुआत हो जाएगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा, ये तमिलनाडु में होती है। और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें तो मध्य एशिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में बारिश करती हैं। जैसे कि भारत के उत्तरीय जो क्षेत्र है, जैसे कि गंगा का मैदान वाला क्षेत्र हो गया, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो बारिश होती है ये यहीं से होती है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई कि मध्य एशिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं वो यही बारिश करती हैं। हवा से वर्षा अगर हम लोग देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत में ये वर्षा होती है, और जो अभी जो रबी की फसल है इसके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, चलिए अभी होगी लगभग ये आपका जनवरी फरवरी तक ये होती है वर्षा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं दक्षिणी पश्चिम मानसून के बारे में बात कर लेते हैं इसको। तो हाँ, यहाँ पर देखिए वर्षा ऋतु शरद ऋतु में ये होती है। ग्रीष्म ऋतु जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो समय होता है गर्मी का मौसम, ये मार्च से जून तक होता है। तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में रहता है। पवन जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा मौसम गर्म रहता है। गर्म पवन चलती है। इसको आम भाषा में मतलब कि इधर भारत के उत्तरी वाले क्षेत्रों में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बिहार में। आगे बढ़ते हैं वर्षा ऋतु जो आपका देखा जाए तो बरसात का मौसम होता है उसके बारे में। तो इसका जो समय होता है जून से मध्य सितंबर तक रहता है, और अधिकांश वर्षा ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग वर्षा क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ये पश्चिमी तट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्रों में
मेघालय की पहाड़ी पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इन क्षेत्रों में देखिए वर्षा अगर देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहाँ कहाँ? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट में, और उत्तर पूर्वी के उप हिमालयी वाले क्षेत्रों में, जो हिमालय का निचला वाला क्षेत्र है, जैसे शिवालिक हिमालय, उसके निचले वाले क्षेत्र में, मान लीजिए कि नेपाल की तलहटी में और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं इसमें गुजरात आ जाएगा, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। जैसे उप हिमालय का भी क्षेत्र इसमें थोड़ा थोड़ा आता है। गंगा संलग्न का उत्तरी मैदान आ जाता है। कछार घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको छोड़ दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और न्यून वर्षा वाले, कम जहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कम वर्षा होती है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भागों में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा वाले क्षेत्र से संबंधित है, इस चीज़ को आप लोग जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था, इन सभी को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग शरद ऋतु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो शरद ऋतु है, ठंडी का मौसम है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक ये रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु इसको बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति यहीं से होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति यहीं से होती है। और प्रमुख 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी। तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए, चैत, बैसाख, ये हिंदी में महीना जो दिया गया है इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो बसंत ऋतु है ये मार्च से अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई से जून, गर्मी का मौसम है यही, वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त, शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर, हेमंत अगर देखा जाए तो नवंबर से दिसंबर तक रहता है, और शिशिर ठंडी का मौसम है, ये बहुत अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, तो जनवरी फरवरी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं, ऋतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। लेह भारत का सर्वाधिक शुष्क वाला स्थल है। लेह में देखिए बारिश नहीं होती है, बारिश मतलब जल की बूंदे। अब यहाँ पे देखा जाए तो बर्फबारी होती है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं गिनी जाएंगी। आगे देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, जो सबसे आर्द्र मतलब सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो मानसीन राम में होती है, जो कि मेघालय में अवस्थित है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। गारो खासी जयंती आप लोग पहाड़ी देख रहे हैं, उसी के बीच में ये क्षेत्र है, ठीक है। भारत में मानसून पहुंचने का अंतिम जो समय होता है, सबसे आखिरी मानसून कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं, ठीक है। शुष्क मानसून हो जाते हैं, यहाँ पर नमी खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, बरसात नहीं होती। मावठा के बारे में अगर बात करें, ये वर्षा ऋतु राजस्थान मतलब कि शीत ऋतु में जो बरसात होती है महावट वाली, वो राजस्थान वाले क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। मानसून की दोनों शाखाओं के समान रूप से वर्षा के प्रति वाला राज्य, तो देखिए अगर देखा जाए तो जो ये भारत का पश्चिमी वाला ये वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, कुछ जो हवाएं होती हैं, जो अरब सागर की शाखा की हवाएं होती हैं, ये दिल्ली आप देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है, और ये बंगाल की खाड़ी से कुछ शाखाएं निकलती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से होते हुए ये दिल्ली के पास में राजस्थान पंजाब वाले क्षेत्रों में जाकर के दोनों शाखाएं टकराती हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई, तो कहाँ पर मिलती है, पंजाब वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो भारत की मिट्टियाँ होती हैं उनके बारे में। चलिए, तो भारत की जो मिट्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मृदा शनस्तर या फिर मृदा क्षितिज, ठीक, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मिट्टी होती क्या है, यानी मृदा या फिर इसका संस्तर या फिर मृदा क्षितिज होता क्या है। देखिए, मृदा जो क्षितिज है, मिट्टी की सतह के समानांतर एक परत है। सबसे जो मान लीजिए कि ये स्थल है, इसका जो सबसे ऊपरी वाला जो परत है ना, यही मृदा कहलाता है, ठीक। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिए। भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषता ऊपर से नीचे की ओर परत में भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। मृदा निर्माण में अगर यहाँ पर देखा जाए तो अपक्षय की प्रक्रिया में सहायक होता है, ठीक है। मृदा निर्माण में अपक्षय की प्रक्रिया सहायक होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। मिट्टी के अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसको मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी बोला जाता है। ये पूछ सकता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ICAR के अनुसार अगर देखा जाए तो जो भारतीय मिट्टी है इसको 8 भागों में
बांटा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जो है ICAR का वो नई दिल्ली में अवस्थित है, पूछ लेता है। और इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर चीज़ें दिए गई, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये ICAR का फुल फॉर्म है। भारतीय मिट्टी में अगर यहाँ पर देखा जाए किस चीज़ की कमी पाई जाती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी भारतीय मिट्टी में पाई जाती है। ये कहीं की भी मिट्टी होगी उसमें ये चीज़ें कमी रहेंगी ही रहेंगी भारतीय मिट्टी में, ठीक है। ये ICAR ने बता दिया है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय मिट्टी का विभाजन अगर हम लोग देखा जाए तो भारतीय मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है। अभी हम लोगों ने देखा था 8 भागों में, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो जलोढ़ मिट्टी होती है, अलुवियल सॉइल इसको बोला जाता है, ये पहला है। देखिए देश के 43% भाग पर ये पाई जाती है जो जलोढ़ मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं। अत्यधिक उपजाऊ होती है और नदियों के द्वारा जो नई नई मिट्टियाँ लाई जाती हैं वो ये उसी से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, एलुवियल सॉइल है ये। और आगे बात करें इसकी जो प्राप्ति हो, ये कहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। एक तरीके से मानिए कि जहाँ पर नदियाँ नई नई मिट्टियाँ ला करके कृषि के लिए उपजाऊ बनाती हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब वाला क्षेत्र होगा, ठीक। और आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें किस जो एलिमेंट होता है उसकी देखा जाए तो अधिक बहुलता पाई जाती है खनिज की, तो पोटास व चूना की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन जो जलोढ़ मृदा है उसमें पोटास और चूना की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। वही कमी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस हो जाएगा। और आगे देखें यहाँ पर कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं एलुवियल सॉइल में, तो धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये सारी जो फसलें होती हैं ये इन क्षेत्रों में अधिक उगाई जाती हैं, ठीक है। और इस मिट्टी में भी। दूसरा देख लेते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें। देखिए देश के 16.6% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, जब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी के अपक्षय और अपरदन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इसको अन्य भाषा में रेगुन मिट्टी भी बोला जाता है। सबसे अधिक जल को रोकने की क्षमता इसी मिट्टी में होती है, ठीक है। अगर इससे मिट्टी से जल बाहर निकल जाता है तो ये फट जाती हैं, यानी कि स्वतः जुताई इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके जो प्रमुख गुण होते हैं, ये शीघ्र चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका काली मिट्टी के बारे में बात हो रही है। दरारों के कारण स्वतः इसकी जुताई वाली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। वही चीज़ें हम लोगों ने ऊपर अभी 1 सेकंड पहले ही देखी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अब लाल मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो लाल मिट्टी है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखना भी चाहिए लाल मिट्टी के बारे में। देखिए देश के 18.6% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका जो निर्माण होता है ये रवेदार कायांतरित सैलों के विघटन और वियोजन से हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्माण है ये बड़ा जरूरी था। और इसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक पाई जाती है, किस खनिज की, तो सिलिका एवं आयरन की मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है जो लाल मिट्टी होती है, ठीक है। और इसकी देखा जाए तो जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राप्ति स्थल कहाँ पे पाई जाता है, तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। और कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में ये मिट्टी आपकी जो लाल मिट्टी है ये पाई जाती है, ठीक है। इस लाल मिट्टी में कमी किस चीज़ की होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी हम लोगों ने देखा। भारत की कोई भी मिट्टी रहेगी तो उसमें ये चीज़ की कमी रहेगी। इसका रंग लाल रंग होता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए लौह ऑक्साइड जो कि जल योजित रूप में पीले रंग की दिखाई पड़ती है। लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो है कि लाल हो जाता है। और ये अधिक देखा जाए तो जलीय क्षेत्रों में रहती है तो यहाँ पर इसका रंग पीला पड़ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, तो कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज लाल मिट्टी में उगाए जाते हैं। और ओमनिवस समूह की मिट्टी इसको बोला जाता है। तो ये एक फैक्ट के रूप में आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट रही थी, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट रही थी, इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में यहाँ पर एक चीज़ें छूट रही थी। जलोढ़ जो मिट्टी है उत्तरी मैदान प्लस प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण उत्तरी मैदान एवं
तटीय मैदान जो जलोढ़ क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने देखा जाए उत्तरी मैदान जो भारत का गंगा यमुना वाला मैदान है वहाँ पर, और जो तटीय भाग में नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी का निर्माण होता है वहाँ पर इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसका जो प्रकार है, इसको पुरानी जलोढ़ जो कम उपजाऊ होती है और खादर नई जलोढ़ जो अधिक उपजाऊ होती है उसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें लिंक कर लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग। जो काली मिट्टी है उसी के बारे में यहाँ पर फिर से एक चीज़ें और लिंक कर लीजिएगा कि देखिए देश के 16.6% भाग पर पाई जाएगी, लावा के अपेक्षा के द्वारा ये बनाई जाती है। रेगुन मिट्टी इसकी लोकल भाषा में बोला जाता है, चिपचिपी अधिक होती है, सूखने पर दरार पड़ जाती है, ठीक है। स्वतः जुताई वाली इसकी मिट्टी बोला जाता है। इसमें बहुलता अगर देखी जाए किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है तो आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, फास्फोरस की कमी होती है, कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, और अन्य फसलें इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो लाल मिट्टी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, और आगे बढ़ते हैं लैटराइट मिट्टी के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लैटराइट मिट्टी है उसके बारे में, देश के 3.7% भाग पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, पहली बात। और इसका निर्माण कैसे होता है तो देखिए भारी वर्षा के कारण जो लिंचिंग हो जाती है, मिट्टी की जो उपजाऊ वाली मात्रा है वो धीरे धीरे नीचे, अगर देखा जाए तो नीचे वाले स्तर में चली जाती है, ठीक है। इसका लिंच होता है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके कारण अत्यधिक तापमान और वर्षा के कारण इसका निर्माण हो जाता है। बहुलता क्या होती है तो इसमें आयरन और सिलिका की और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है उस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि साफ आप लोगों को दिख जाए। चलिए, और इसमें कमी किसकी होती है तो नाइट्रोजन, पोटास और चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है, इसको हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जो लैटराइट मिट्टी होती है इसको, ठीक है। वैसे 3 भाग यहाँ पर दिया गया है। देखिए गहरी लाल लैटराइट, तो गहरी लाल जो लैटराइट मिट्टी होती है ना वो पोटास की बहुलता के कारण होती है और ये उर्वरता की इसमें कमी होती है, ठीक। दूसरी एक सफ़ेद लैटराइट मिट्टी होती है, इसमें कम उर्वरक और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। तो ये जो केओलिन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है और भूल जाएगा। और भूमिगत जलवायु लैटराइट मिट्टी तो कम उपजाऊ होती है, वर्षा काल में इसमें अगर देखा जाए तो लौह की मात्रा रहती है, ऑक्साइड के कारण ये रहता है और धूल कर भूमिगत हो जाता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक उपयुक्त कृषि इसमें किसकी होती है लैटराइट मिट्टी में, तो लैटराइट मिट्टी में देखा जाए तो चाय, इलायची और काजू की कृषि मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, और आपका तमिलनाडु, केरल वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। प्राप्ति स्थल वही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, मेघालय, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जहाँ पर चाय और इन सब चीज़ों की खेती की जाती है, इलायची वगैरह की, उन्हीं क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी हो गई। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त आग्नेय आधार शैल पर विकसित लाल रंग की मृदा, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, वैसे ये जरूरी नहीं है। आगे देख लेते हैं जो दलदलीय मृदा होती है, मर्सी लैंड, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको पैडी लैंड वगैरह बोला जाता है। देखिए तटीय क्षेत्रों में जो प्राप्त भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। यानी कि दलदली जो मिट्टी होती है तटीय वाले भागों में पाई जाती है। और बहुलता इसमें किस चीज़ की होती है तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होगी, ठीक, इसको ध्यान रख लेते हैं। और आगे देख लेते हैं जो पर्वतीय मृदा होती है उसके बारे में, छठवां पहले यहाँ पर देख लेते हैं, मरुस्थलीय मृदा, फिर उसके बाद पर्वतीय मृदा के बारे में देखेंगे। देखिए इसकी जो प्राप्ति होती है मरुस्थलीय मृदा की, ये अत्यधिक कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उन क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है। कमी किसकी होती है तो जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी इसमें होती है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, 7वां वाला यहाँ पर पर्वतीय मृदा के बारे में बात की गई है। इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है पर्वतीय मृदा में। अभाव इसमें कमी किस चीज़ की होती है तो पोटास और फास्फोरस, चूना की कमी होती है इसमें, और जीवाश्म की भी कमी होती है पर्वतीय मृदा में, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो वनीय मृदा होती है यानी कि वन मृदा, उसके बारे में। तो बहुलता इसमें ह्यूमस की पाई जाती है और कमी किसकी होती है तो पोटास और चूना की इसमें कमी होती है, ठीक है। शुष्क मृदा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये रेतीली होती है, ठीक है, रेतीली होती है। इसका गुण अगर देखा जाए तो नमकीन होता है। और प्राप्त जगह ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात वाले क्षेत्रों में शुष्क मृदा पाई जाती है, ठीक है, इसको आप लोग
ध्यान रख लीजिएगा। और आगे देख लेते हैं, कुछ संस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसका गठन 1953 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है, तो मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, मृदा सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई है। मिट्टी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क मृदा अनुसंधान संस्थान जो CAZRI है, इसकी स्थापना 1959 जोधपुर में की गई थी, राजस्थान वाले क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य क्या था, तो मरुस्थल की समस्या के समाधान के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो मृदा जो भारत की थी वो यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उसको। ठीक है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पशुपालन है, फिर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो भारत की जो वनस्पति है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए भारत की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जो वन है वो पाए जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में ये विस्तृत है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वन। ठीक, प्रमुख जो वृक्ष है जो कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो रोज वुड, महोगनी, बांस, सिनकोना, आबनूस, सफेद सेंगर, बेंत, रबड़, नारियल, ये सब आपका देखा जाए तो प्रमुख वृक्ष हैं। वर्षा यहाँ पर अगर देखी जाए कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वृक्ष की लंबाई, अब यहाँ पर इतनी बरसात होगी और टेम्परेचर एकदम ऐसा है कि यहाँ पर जो वृक्ष है उनकी लंबाई अधिक होगी, तो 60 मीटर से अधिक लंबे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्द्रता भी अधिक है, 70% से अधिक आर्द्रता है। ठीक है, जब किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी तो सब विकास बहुत तेज होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। वृक्षों का क्षेत्रफल 46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में ये आपका पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है और पश्चिमी घाट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ या फिर पर्णपाती मानसूनी जो वन होते हैं वो कहाँ पर और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कितनी बरसात होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसका जो विस्तार है उष्णकटिबंधीय पतझड़, पर्णपाती या फिर मानसूनी वन की, तो हिमालय के गिरिपाद वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बहुत जरूरी है, इतना अगर याद कर लेंगे तो इससे चीजें आप लिंक कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वहां पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और यहाँ पर जो पेड़ वगैरह होते हैं, साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, आम, साख, आंवला, महुआ, ये सब आपका देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की वनस्पतियां हैं। ठीक है, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है और शुष्क पर्णपाती वन 70 से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाए जाते हैं और 150 से 200 सेंटीमीटर की अगर जहाँ पर बारिश होगी वहां पर नम पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। बीड़ी बनाने में पत्तों का प्रयोग किया जाता है वो तेंदू का पत्ता होता है। ठीक है, वैसे लिखना चाहते हो लिख लीजिए। आगे देख लेते हैं, औसत वार्षिक जो तापमान है जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है इसका 27 सेंटीग्रेड से अधिक होता है ये। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस है तो उससे अधिक होता है औसत तापमान इसका। सर्वाधिक महत्व वाले वन अगर यहाँ पर चलिए, ठीक है, औसत जो इसकी वार्षिक तापमान है ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। किन क्षेत्रों में, तो देखिए लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये विकसित है और वृक्ष कम लंबे व खुले होते हैं। यहाँ पर देखिए बारिश की थोड़ी सी कमी होती है तो लंबाई कम होती है। ठीक है, लेकिन मात्रा उतनी ही लगभग होगी। ठीक है, सर्वाधिक महत्व वाले वन यहाँ पर पाए जाएंगे। व्यावसायिक लकड़ियाँ वगैरह यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं और सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश अगर याद कर लेंगे तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती वन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या फिर मरुस्थली वन के नाम से किसको जाना जाता है। इसका विस्तार अगर हम लोग यहाँ पर देखें कहाँ कैसे होता है, तो देखिए इसका जो विस्तार है कांटेदार या फिर उष्णकटिबंधीय जो वन है वो किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तो राजस्थान वाले क्षेत्रों में। ठीक है,
अब राजस्थान जैसी जो जलवायु है ये भारत के किन किन क्षेत्रों में लगभग थोड़ी मोड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिम पंजाब हो गया, दक्षिण पश्चिम हरियाणा हो गया, थोड़ा गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के मध्य वाले क्षेत्रों में लगभग ये चीज़ें थोड़ी मोड़ी पाई जाती हैं, यहाँ हो गया, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में ये विस्तृत है। प्रमुख जो वृक्ष हैं यहाँ पर बेर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, बबूल, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। एक तरीके से मानिए जो कांटेदार वनस्पतियाँ होती हैं ज़्यादातर वो यहीं पर पाई जाती हैं। बरसात जो होती है 50 सेंटीमीटर से कम ही होती है, पता ही होगा आप लोगों को। और प्रमुख वृक्ष तो देख ही लिए हम लोग। महत्व क्या है इसका, तो छोटे वृक्ष या कटीली झाड़ियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की छाल व मोटी कांटेदार पत्तियां होती हैं। उपयोग केवल ईंधन के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और किसी चीज के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग जो पर्वतीय वन होते हैं उनमें कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो विस्तार होता है ये उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है वहां पर इसका विस्तार है। ठीक है, अब उत्तरी भारत में आपका हिमालय वाला क्षेत्र आ जाएगा जिसमें प्रमुख वृक्ष जो देवदार है, और देखा जाए तो और कौन सा है, तो देवदार हो गया। पश्चिमी हिमालय की यहाँ पर देख रहे हैं शीतोष्ण पेटियां, भोजपत्र वृक्ष की प्राप्ति हिमालय में अल्पाइन श्रेणी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बस इतना जानिए जो पर्वतीय वन है ना उत्तरी भाग में हिमालय वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, और अल्पाइन प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं देवदार वगैरह वो यहीं पर पाई जाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो पहाड़ी वाला क्षेत्र जैसे नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई, पलानी वगैरह पहाड़ी हो गई, यहाँ पर ये देखा जाए तो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और इन वनों को वहां पर आम भाषा में सोलास वन बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया था, पूछ भी सकता है कि सोलास वन किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत में जो पर्वतीय वनस्पतियां होती है उसी को सोलास वन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अब आइए जो पर्वतीय वन होते हैं मुख्यतः उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे पर्वतीय वाले क्षेत्रों में। तो ओक, मेपल, चेस्टनट, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर, ढक, शीशम, ये सारी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इनका महत्व क्या होता है, तो बहुमूल्य और इमारती लकड़ियां ये होती हैं। घास, काई, लाइकेन, ये अगर देखा जाए तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुमूल्य और इमारती लकड़ियां होती हैं जो कि पर्वतीय वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं उनके बारे में। देखिए जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं इनका विस्तार तो कहाँ पर होगा, डेल्टा वाले क्षेत्रों में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्रों में, महानदी कृष्णा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं महानदी कृष्णा, कावेरी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्रों में, सुंदरी वन कच्छ क्षेत्रों में, और निकोबार वाले क्षेत्रों में ये पाई जाएंगे। ठीक है, मैंग्रोव वाला क्षेत्र ये हो गया। प्रमुख यहाँ पर वृक्ष तो मैंग्रोव ही होते हैं, और एक दो वृक्ष का नाम आप लोग और जरूर याद कर लीजिएगा। एक सुंदरी होता है जिसका नाम आपका सुंदरवन इसी के नाम पर पड़ा है। गोरेन, ताड़ और कैसुरीना, फोनिस्क, नीपा, ये वनस्पति मैंग्रोव वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दुर्लभ वन व सीमित उपयोग इसका है। इसकी लकड़ी देखा जाए तो कठोर तथा छाल इसका क्षारीय होता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बस नाव बनाने, चमड़ा पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति जो 2018 आई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब राष्ट्रीय वन नीति के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम वन संरक्षण नीति लागू की गई थी 1952 में, जैसे ही देश आजाद हुआ उसी के बाद यहाँ पर प्रथम वन संरक्षण नीति लागू की गई। प्रथम इसमें संशोधन पहली बार 1988 में किया गया और दूसरा संशोधन 2018 में किया गया और ये अभी तक चल रहा है। वन नीति 2018 का जो प्रारूप है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी ये तो पुराने है, इसी से यहाँ पर अंतर और चीजें जो पुरानी चली आ रही है उसके बारे में बात हो जाएगी। देखिए संपूर्ण देश के 33% भाग पर वन लगाना इस नीति का प्रारूप है जो वन नीति 2018 आई है, और वर्तमान में 25% भाग पर भारत में वन पाया जाता है। पहाड़ी एवं दुर्गम वाले क्षेत्रों में वन जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 है, तो जितना भी 25% वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है वो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई थी वन नीति 2018 के प्रारूप में। और आगे बढ़ते हैं, कुछ वनों से संबंधित तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे चिपको आंदोलन चलाया गया था वनों से संबंधित है, तो देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, और हाँ बस इतना ही इसमें दिया गया है। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है वो सुंदरवन है जो कि अपने ही भारत में स्थित है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में। और आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला जो राज्य है भारत का वो पश्चिम बंगाल है। ठीक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में अवस्थित है।
अब ये भारत की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई थी जो 2023 वाली 2024 में आई थी, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। बाकी हम लोग पढ़े होंगे इसको, कई बार चैनल पे पढ़ा है, पुराने वाले चैनल पर कई बार पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसको हम लोग छोड़ करके अब भारत में जो कृषि एवं पशुपालन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कृषि के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्षेत्रफल 51% भाग पर, भारत के 51% भाग पर कृषि की जाती है। और राज्य का जो विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, वैसे ये पूछेगा नहीं। जो कृषि जलवायु क्षेत्र है भारत के 15 योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो 15 भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 15। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के 50% से अधिक क्षेत्रों में कृषि की जाती है, ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कृषि कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की कृषि होती है। एक निर्वाह कृषि होती है, दूसरी वाणिज्यिक कृषि होती है। निर्वाह मतलब जीवन यापन करने वाली कृषि, और वाणिज्यिक मतलब कि इन चीजों को बेच करके पैसे कमाने वाली कृषि, ठीक है। चलिए निर्वाह कृषि के बारे में देख लेते हैं। आदिम निर्वाह कृषि होती है, पुराने समय से चली आ रही, और गहन निर्वाह कृषि होती है। जो आदिम निर्वाह कृषि होती है ये स्थानांतरित कृषि, जो कई जगह घूम घूम करके कृषि की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि हो जाएगी, और खानाबदोश घुमंतु कृषि, ठीक है। पूर्वी भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि झूम कृषि मतलब एक जगह कृषि करते हैं, फिर उसके बाद जो ये लोग आगे बढ़ते हैं तो जंगल वंगल होता है उसको काट करके साफ करके जला देते हैं, फिर आगे कृषि करते हैं, फिर आगे करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपके देखा जाए तो पूर्वी भारत में झूम कृषि वगैरह ये है। खानाबदोश यानी घुमंतु कृषि वगैरह, ठीक। चलिए अब आइए देख लेते हैं, ये निर्वाह कृषि होगी। अब वाणिज्यिक जो कृषि होती है इसमें मिश्रित कृषि के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है भैया मिश्रित कृषि? तो आप पशुपालन भी कर रहे हैं और आप कृषि भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो दोनों एक साथ की जाती है इसको मिश्रित कृषि बोला जाता है, ठीक है। रोपड़ और बागवानी के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक फसल आती है और इसका एक बड़ा भूभाग आता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो चाय की खेती, जूट, कपास, गन्ना, इन सब की जो कृषि होती है ये आपका रोपड़ कृषि यानी बागवानी कृषि में आती है और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आएगी, ठीक है, मुख्यतः। आगे देख लेते हैं पूर्णतः कार्बनिक राज्य आपका, ऑर्गेनिक स्टेट आपका पहला बना था भारत का, वो सिक्किम बना था, ठीक है। और प्रमुख स्थानांतरित जो कृषि होती है उसका किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है इसको देख लेते हैं। जैसे माफ कीजिए, यहाँ पर वेबर और दाहिया जो है ये मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है। पोमाडाबी ये कहाँ बोला जाता है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्रों में। खिल जो है ये हिमालयी वाले क्षेत्रों में बोला जाता है। पेंडू या फिर पेंडा इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। जो घुमंतु कृषि होते हैं उनके नाम है ये सब, ठीक है, स्थानांतरित कृषि। और कुरुआ या फिर करुआ ये झारखंड में बोला जाता है। वालता वालतारे ये राजस्थान में, दीपा छत्तीसगढ़ में, और कुमारी पश्चिमी घाट में बोला जाता है इन लोगों को, ठीक है। ये पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये थोड़ा देख लेते हैं जो जैविक कृषि होती है उसके बारे में। तो शून्य रसायन, इसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो फर्टिलाइजर होता है इसमें गोबर की खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीरो बेस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये क्या होता है भैया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? तो किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, जो जैविक कृषि होती है, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विभिन्न कृषि की विधियां जो होती हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को बोला जाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, वर्मीकल्चर केचुआ वगैरह पालन, और पोमीकल्चर फलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर तो फूलों का अध्ययन, और विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन है, अध्ययन नहीं है, ठीक है। और ओलेरीकल्चर इसमें सब्जियों का उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक्स इसमें हवा में पौधों को उगाना, मतलब कि देखा जाए तो जो कृषि होती है ये मिट्टी विहीन कृषि होती है, बस इसको इतना समझिए, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स इस जल में कृषि की जाती है, वो भी मृदा विहीन होती है। सिल्वीकल्चर में आपका देखा जाए तो वनी पादपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो वन के पेड़ पौधे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में, ठीक। चलिए फसल चक्र में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रबी की जो फसल होती है इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई आपका अप्रैल मई में हो जाती है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, तो रबी की फसल हो गई। खरीफ की अगर फसल हम लोग देखें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली यहाँ पर दिया गया है। और जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। जायद की जो फसल होती है इसमें तरबूज, खरबूज जो आपका देखा जाए तो
ऐसे फल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपका जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। ठीक, चलिए इसको ध्यान रखेंगे। क्रॉप रोटेशन के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं थोड़ा सा। तो प्रमुख खाद्यान्न और फसलों के बारे में देखें तो धान के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। देखिए धान, इसका जन्म इंडो चाइना में हुआ था। जलवायु आर्द्र जलवायु, मतलब जहाँ पर बरसात अधिक होगी वो यहीं पर उगेंगे अधिक मात्रा में। तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस को ताप भी अधिक मात्रा में चाहिए, और बरसात 150 सेंटीमीटर। ये कौन सी मिट्टी में उगता है, तो चिकनी और जलोढ़ मिट्टी में इसकी कृषि की जाती है। प्रमुख प्रजातियां अगर देखा जाए तो औस और अमन बोरो। धान के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें दी गई थी। बाजरा के बारे में अगर हम लोग देखें तो जन्म अफ्रीका में हुआ है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में हो जाएगी। कम मात्रा में इसको बारिश चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होगी तभी ये बन जाएगा। ठीक है, बलुई मिट्टी में ये अधिक मात्रा में होता है। जौ यहाँ पर देख लीजिए भैया, तो जौ जो है इसका जन्म चीन में हुआ था। तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडी के मौसम में लगभग ये चीज़ें होती हैं। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कम वर्षा में हो जाता है, 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात होगी तब भी ये हो जाएगा। मिट्टी इसको बलुई चाहिए। ठीक है, जौ को अधिक मात्रा में उगने के लिए। गेहूँ मध्य एशिया में इसका जन्म स्थान है, और समशीतोष्ण प्रकार की ये आपके देखा जाए तो फसल होती है। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको तापमान भी अच्छी मात्रा में चाहिए, बारिश भले कम हो जाए। ठीक है, दोमट मिट्टी में अधिक मात्रा में ये उगाया जाता है। ज्वार के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये भारत में इसका जन्म हुआ था लगभग, मतलब कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो साक्ष्य भारत से ही प्राप्त होता है ज्वार वाला। जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की चाहेगी, और तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान अधिक मात्रा में चाहिए। बारिश भी इसको लगभग ठीक ठाक ही चाहिए। ठीक है, और दोमट मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ज्वार उगाया जाता है। मक्का के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म स्थान मध्य एशिया। ठीक है, और मिट्टी इसमें दोमट होती है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान की मात्रा अधिक चाहिए। 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, यानी वर्षा भी ठीक ठाक मात्रा में चाहिए इसको। ठीक है, मक्कों को। और इसकी जो जलवायु होती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में ये अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, कपास हो गया, ये काली मिट्टी में अधिक उगाया जाता है, और इसको सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है। और 210 दिन लगभग इसको पाला मुक्त दिन चाहिए, यानी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए कपास के लिए। ठीक है, चाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका एसिडिक सॉइल में पाया जाता है, यानी कि अम्लीय मिट्टी में ये उगाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन इसका चीन, असम, भारत में होता है। भारत में असम वाले राज्य में होता है। और चाय का एक प्रकार है जिसका नाम है आपका ओलांग। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। चाय के बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को बोला जाता है। कर्नाटक भारत में भी बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख जो किस्में होती हैं अरेबिका, लिस्बिका और रोबस्टा, ये सब कॉफ़ी के प्रकार हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। हम लोग जब लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने मुख्य फसल में कॉफ़ी को देखा था। ठीक है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको देख भी रहे हैं। जूट के बारे में अगर बात करें तो उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ था, और गोल्डन फाइबर इसको बोला जाता है। मोटे अनाज में अगर जो देखा जाए तो ये कौन कौन से मिलेट्स में आते हैं, तो ज्वार, बाजरा, राई, ये आपका देखा जाए तो मोटे अनाज यानी मिलेट्स में आते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया में अधिक उगाया जाता है, और सर्वाधिक उत्पादन इसका भारत में राजस्थान में होता है। ठीक, मोटे अनाज हो गया। और जो फलीदार फसल है इसमें आपका जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, और एक जीवाणु होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, राइजोबैक्टर। ये आपका देखा जाए तो जो फलीदार फसल होते हैं उनकी जड़ों में ये जीवाणु पाया जाता है, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, यानी किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो यहाँ पर ये फसल उगा करके उसको ऊपर से काट दिया जाता है, और ज़मीन में उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा फुलफिल हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। NPK क्या होता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये। और आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दलहनी जो फसल होते हैं उसमें अरहर। अरहर का जन्म भारत में माना जाता है। ठीक है, और जलवायु उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और मिट्टी बलुई वाली चाहिए अरहर के लिए। ठीक है, उड़द का भी जन्म स्थान भारत में माना जाता है। जलवायु उष्ण और आर्द्र पाई जाएगी। तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, और बरसात ठीक ठाक मात्रा में चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी बलुई और काली होनी चाहिए उड़द के लिए। ठीक है, तो दलहनी वाले क्षेत्र है ये। चाय अभी हम लोगों ने देखा था, इसको दोमट मिट्टी चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात चाहिए, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वगैरह चाहिए। ठीक है, मटर के बारे में देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में ये उगाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विंटर वेट होता है और समर ड्राई होता है, उस क्षेत्र में मटर अधिक मात्रा में उगाई जाती है। 60 से 75 सेंटीमीटर की इसको लगभग बरसात चाहिए, यानी बरसात कम मात्रा में भी रहेगी तब भी काम बन जाएगा इसका, लेकिन इसको तापमान थोड़ा सा 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए। ठीक है, मिट्टी बलुई रहेगी तो काफ़ी अधिक मात्रा में ये उगाया जाता है।
जो मसूर की दाल होती है उसके बारे में देख लेते हैं। चीन में इसका जन्मस्थान माना जाता है। जलवायु तो समशीतोष्ण होती है, जैसे मध्य भारत की जो जलवायु पाई जाती है वैसी वाली। और 80 से 100 सेंटीमीटर बरसात होगी इसमें। 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, मिट्टी दोमट वाली। ठीक। मूंग के बारे में बात करें तो आर्द्र जलवायु में मूंग की कृषि की जाती है। लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस को तापमान चाहिए, यानी कि तापमान अधिक मात्रा में चाहिए इसको। ठीक है, मूंग को। बरसात भले कम मात्रा में हो जाए 60 से 75 सेंटीमीटर, लेकिन तापमान अधिक चाहिए और मिट्टी दोमट। ठीक। कृषि से संबंधित कुछ अन्य जो क्रांतियां हो गई थी उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हरित क्रांति सबसे पहले देखें तो इसका प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, हरित क्रांति का। और इसके जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भैया विश्व की और भारत की दोनों की इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। PL 480 यूएसए से आयात। हरित क्रांति जब भारत में हुई थी ना, तो उस समय एक ये गेहूं की फसल है, इसको भारत में आयात किया गया था। तो वैसे आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो पूछ सकता है वनडे एग्जाम में, भैया पूछ सकता है इसको। तो PL 480 है, यूएसए से आया था भारत में। ठीक है, एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का यहाँ पर ये गेहूं था। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिको जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं उसमें मैक्सिको में जो नॉर्मन बोरलॉग है इनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और भारत में अगर देखा जाए तो 1960 और 1970 में 2 फेज में इसको अधिक मात्रा में उगाया गया था। तो भारत में जो कृषि क्रांति है वो इसी समय आई थी। ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था तो गेहूं और चावल पे। दुष्परिणाम क्या हुआ था तो भूमिगत जल में गिरावट आ गई थी और मृदा क्षारीयता में बढ़ गई थी। ठीक है, यानी कि मिट्टी में एसिडिफिकेशन अधिक मात्रा में हो गया था इसके आने के बाद। लेकिन यहाँ पे कृषि का विकास काफी तेजी से हुआ था। ठीक है, चावल और गेहूं अधिक मात्रा में यहाँ पर उगाए गए थे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी हरित क्रांति कब आती है तो 1970 से 80 के दशक में दूसरी हरित क्रांति आती है। इसको भी आप लोग चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक ये आपका हो गया हरित क्रांति। और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं श्वेत क्रांति। ये दूध से संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो दूध क्रांति इन्होंने ही भारत में लाई थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग हरित क्रांति। हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति तो मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति तो उर्वरक भूरे रंग का होता है, तो भूरी क्रांति हो जाएगी। रजत क्रांति अंडा सफेद कलर का होता है। पीली क्रांति दाल। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम। और लाल क्रांति जो है मटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा जो मछली होती है उसके उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाले का कलर जो होता है बादामी कलर का होता है उस तरीके से। ठीक है, सुनहरी तो फूल हो जाएगा, यहाँ पर है। गोल क्रांति तो गोल आलू कैसा होता है, गोल। ठीक है, स्वर्ण क्रांति यहाँ पर बागवानी उत्पादन से। खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन से। और अमृत क्रांति किससे है तो भैया नदी जोड़ों से है। ठीक है, सब यहाँ पर फसल थी लेकिन नदी जोड़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अमृत क्रांति है ये। ठीक है, यहाँ पर एपीडा के बारे में एक चीज दी गई है। एपीडा की स्थापना 1986 में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट बात। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन के निर्यात के लिए इसका निर्माण किया गया था भारत में। ठीक, एपेडा की 1986 डेट है, ध्यान रखेंगे। भारत में कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भैया बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आते हैं प्रश्न। तो इसको देख लीजिए। चावल का जो रिसर्च सेंटर है वो कटक में है। ठीक है, चावल अनुसंधान सेंटर। आलू के लिए तो शिमला में है ये। ठीक है, रेशम के लिए अगर देखा जाए तो मैसूर कर्नाटक में है। तंबाकू के लिए राजामुंद्री, ये राजा महेंद्र वर्मन दिया है, आंध्र प्रदेश में राजामुंद्री में, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नारियल के लिए कहाँ पर रहेगा भैया, केरल में रहेगा, कासरगोड में। और उपोष्ण बागवानी, तो उपोष्ण बागवानी वाला ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। और कृषि मौसम विज्ञान, कृषि का जो मौसम विज्ञान है उसका केंद्र पूना में बनाया गया है, महाराष्ट्र में। मिट्टी एवं जल संरक्षण के लिए बनाया गया था। मृदा संरक्षण के लिए तो देहरादून बनाया गया था, उत्तराखंड में। ठीक है, ये रिसर्च सेंटर है। वनस्पति के लिए जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर बनाया गया था वनस्पति वाला, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शुष्क बागवानी के लिए बीकानेर राजस्थान में। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे उपोष्ण बागवानी वाला था। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जूट के लिए बनाया गया था तो कोलकाता में रहेगा ये। दलहन के लिए अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। डेयरी यानी दूध के लिए बनाया गया था करनाल हरियाणा में। गन्ना के लिए लखनऊ में बनाया गया। ठीक है, और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में है ये। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है। मत्स्यिकी विकास बोर्ड ये आपका हैदराबाद में है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में है। और चाय के लिए अनुसंधान रिसर्च सेंटर बनाया गया था जोरहाट असम में है ये, ठीक है। कॉफी के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया गया था चिकमंगलुरु में है ये। रबर के लिए कोट्टम केरल में अवस्थित है। जूट के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जूट केंद्र है ये सब, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ये। और भारतीय तिलहन, ठीक है, जो तिलहन होती है उसके लिए सेंटर बनाया गया है हैदराबाद में, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो सकता है कि हैदराबाद में तिलहन से संबंधित है ये, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। आगे एक फैक्ट के रूप में यहाँ पर चीजें दी गई हैं तो इसको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, पंजाब में भूमध्य सागर से उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी होती है? तो ये ठंडी के मौसम में जो बारिश होती है ये रबी की फसलों के लिए होती है, जैसे गेहूं वगैरह इसी समय जो उगाया जाता है उसी के लिए, ठीक है। ट्रक कृषि के बारे में अगर बात करें तो कृषि द्वारा केवल सब्जियां उत्पादन करना ही ट्रक कृषि बोला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि तो वही मृदा विहीन कृषि हो जाएगा। लैंड सीडिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो भूमि स्वामित्व की असमानता को कम करने के लिए लैंड सीडिंग एक योजना थी, वो चलाई गई थी। मतलब एक प्रकार से बस ये जाने कि लैंड सीडिंग क्या है, तो भूमि स्वामित्व जो बड़े बड़े भूमिहर होते हैं उनकी असमानता को कम करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय किसान आयोग की। इसका गठन हुआ था 2004 में। MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे राष्ट्रीय किसान आयोग के, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। ये हो गया। और भारत में जो प्रमुख कृषि से संबंधित बोर्ड हैं, जैसे मसाला बोर्ड ये आपका केरल में हो जाएगा, चाय बोर्ड कोलकाता में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, तंबाकू अभी हम लोगों ने देखा था तो ये सब ऊपर जो देखा है वही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित रोग, तो भैया ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो खैरा रोग होता है वो धान में होता है, ब्लास्ट रोग चावल में होता है, रतुआ रोग जो है ये गेहूं में होता है। तो धान चावल गेहूं इसको ध्यान रख लीजिएगा। धान और चावल, धान में खैरा लगता है और चावल में ब्लास्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई, जैसे गन्ना में तो लाल बिलगन रेड रॉट हो जाता है, इसमें सड़न हो जाती है, ठीक है। चने में उकठा रोग पड़ जाता है, पत्तियां इसकी जो है उकठ जाती हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरहर में अगर देखा जाए तो तना बिलगन रोग लगता है। मक्का में वाइट बर्ड लग जाते हैं, ठीक है। जो मक्का होता है ऐसे इसका फल होता है, इसमें वाइट बर्ड लग जाते हैं, तो छोटे छोटे सफेद मात्रा में यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सिंचाई के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जैसे बृहद सिंचाई योजना, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो कृषि वाले भूमिहर होते हैं उनके लिए बृहद सिंचाई योजना। मध्य सिंचाई योजना 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर जो कृषि होते हैं, कृषक होते हैं उनके लिए, ठीक है। और लघु सिंचाई योजना, इसमें 2,000 हेक्टेयर से कम जो कृषि योग्य भूमि होती है उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं के द्वारा सिंचित जो क्षेत्र होते हैं 37% भाग पर बड़े और मध्य कृषक पाए जाते हैं, ठीक है। छोटी परियोजनाओं के द्वारा 63%, जो 37 में से बच गए 63% ये आपका देखा जाए तो छोटी परियोजनाओं वाले कृषक भी होते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है पूरे विश्व में, तो चीन और भारत में 20%। सिंचाई के प्रमुख जो साधन है कुआं और नलकूप है, ये प्रमुख है। सबसे अधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से ही होती है। उसके बाद सिंचाई अगर देखा जाए तो नहरों से होती है। उसके बाद 6% तालाबों से, फिर अन्य स्रोत से जो होता है वो 6.6% होता है, ठीक है। नहर से 31%, कुआं नलकूप से 55 और तालाब से 6%, अन्य से 6.6%, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सिंचाई के प्रमुख साधन हम लोगों ने देख लिया। तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। गिरना सिंचाई परियोजना, तो गिरना कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, तो नासिक और महाराष्ट्र में गिरना नदी पर ये बनाई गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, पंबा नदी पर बनाया गया है, ये भी जरूरी है। टिहरी वन बिजली परियोजना, ये टिहरी उत्तराखंड में है, भागीरथी और बुलंगना नदी के तट पर, ठीक है। सिंचाई जल पूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए इसको बनाया गया था। इंदिरा गांधी जो नहर है ये जल प्राप्ति कहाँ से करता है, तो सतलुज नदी से करता है, और भारत की सबसे लंबी नहर भी ये है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज जो बनाया गया है, जहाँ से ब्यास नदी सतलुज मिलती है ना, वो यहीं से निकाली गई, ठीक है। राष्ट्रीय जल संभर
परियोजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जल संवर्धन परियोजना का। ठीक है, राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिदृश्य है इसका गठन 1983 में हुआ है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसके रहते हैं, उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहते हैं, और सचिव कौन है? तो जल संसाधन मंत्रालय के सचिव इसके सचिव है। ठीक है, देखा जाए तो ड्रिप सिंचाई पद्धति मेघालय में अधिक मात्रा में होती है भैया, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं छूट रही हैं। ये हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आज हम लोगों ने क्लियर किया था। वो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत की जलवायु को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, भारत की मिट्टी के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और कृषि एवं पशुपालन को, ये 4 अध्याय हम लोगों ने एक साथ पढ़ लिए हैं। ये चारों अध्याय एक साथ रिलेटेड भी थे, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक साथ पढ़ा। आगे हम लोग जो अन्य अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।